नमस्कार। 14 जून 2024 को जो था वो कंडक्ट किया गया था असिस्टेंट मैनेजर लॉ का पेपर। अब ये असिस्टेंट मैनेजर लॉ का पेपर कंडक्ट किया गया था, इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को देखेंगे और आज हम कंप्लीट पेपर ही डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि चाहे थोड़ा थोड़ा ही जानेंगे परंतु सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे ताकि आपको हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चंस थे, हिंदी में नहीं थे। बोलते हैं यहाँ पर, इन द ईयर 1966 ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ विच कमीशन द डिस्ट्रिक्ट पंजाब दैट इज कांगड़ा, लाहौल स्पीति, पार्ट ऑफ कुल्लू, शिमला वर ट्रांसफर टू हिमाचल प्रदेश। देखिए, बोलते हैं कि किस कमीशन की रिकमेंडेशन पर ये किया गया था 1966 में कि पंजाब के कुछ क्षेत्र जैसे कि कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला जो था ये हिमाचल प्रदेश को ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश की स्थापना तो हो जाती है, परंतु ये कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू के कुछ भाग, शिमला के कुछ भाग ये हिमाचल का पार्ट नहीं हुआ करते थे, ये पंजाब का भाग हुआ करते थे। फिर पंजाब बाउंड्री कमीशन आया। पंजाब बाउंड्री कमीशन की रिपोर्ट के तहत जो था ये हिमाचल को ट्रांसफ़र कर दिए गए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हिमाचल को क्या फ़ायदा हुआ 1966 में? यहाँ से हिमाचल को ये फ़ायदा हुआ कि हिमाचल का जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है, हिमाचल की पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है। एरिया हिमाचल का 106% इंक्रीज़ हो जाता है और पॉपुलेशन की बात करें तो ये 108% इंक्रीज़ जो है वो हो जाती है उस टाइम 1966 में। और उसके बाद कुछ नए ज़िले हमें देखने को मिले। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से बोलते हैं शिला, कुगती, ढोकसा आर द ग्लेशियर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वैली। तो बोलते हैं ये शिला, कुगती, ढोकसा ये बोलते हैं ग्लेशियर्स हैं। सब आपको पता है कि ये ग्लेशियर्स हैं, कौन सी वैली के ग्लेशियर्स हैं ये। अगर हम इन ग्लेशियर्स की बात करते हैं तो ये कौन सी वैली के ग्लेशियर है? ये पत्तन वैली के ग्लेशियर हैं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। पत्तन वैली कहाँ पर पड़ती है? ये लाहौल स्पीति में पड़ती है। ये वही पत्तन वैली है जिसको आप चंद्राभागा वैली भी जो है वो कहते हैं। यहाँ पर ये ग्लेशियर पड़ते हैं। शिला हो गया, कुगती हो गया, ढोकसा हो गया। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि शिला पीक को लेकर आप चले गए किन्नौर की साइड को, नहीं, वो शिला पीक अलग से है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ शिला, कुगती और ढोकसा ग्लेशियर्स की। वैसे ही कुछ एक ऐसे ग्लेशियर्स हैं जो भागा वैली में पड़ते हैं, जैसे कि लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर हो गया, मिलांग ग्लेशियर हो गया, मुकिला ग्लेशियर हो गया, ये भागा वैली में पड़ते हैं। चंद्रा वैली में उसी तरह से जो है वो कुल्टी ग्लेशियर, शिफ्टिंग ग्लेशियर, गिफांग ग्लेशियर पड़ता है वहाँ पर छोटा शिगड़ी ग्लेशियर पड़ता है, पाचा ग्लेशियर पड़ता है वहाँ पर। तो चंद्राभागा वैली में अलग अलग पड़ते हैं, पत्तन वैली में जो है वो अलग ग्लेशियर पड़ते हैं। तो ये मुख्य रूप से पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, इनको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलते हैं, दामोदर दास ब्राउट द फेमस आइडल ऑफ रघुनाथ जी फ्रॉम अयोध्या टू कुल्लू इन जुलाई 1653 विच वॉज इंस्टॉल्ड देयर बाय। तो बोलते हैं कि 1653 में क्या हुआ था, दामोदर दास जो था वो रघुनाथ जी की मूर्ति जो था वो लेकर आए थे। ये रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से लेकर आए थे और ये कुल्लू में इंस्टॉल की गई थी। किसके द्वारा इसको इंस्टॉल किया गया था? तो इस मूर्ति को इंस्टॉल किया गया था उस टाइम कुल्लू के राजा जो होते थे जगत सिंह, उनके द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अपने पाप का पश्चाताप करने के लिए जो था वो एक अपने गुरु की सलाह पर जो था वो भेजा गया था दामोदर दास को अयोध्या कि आप वहाँ पर जाओ, भगवान राम की मूर्ति वहाँ से लेकर आओ और हम उसको यहाँ पर स्थापित करेंगे। और वही हुआ था, वो चोरी छिपके से जो था वो मूर्ति को ले आए थे दामोदर दास 1653 में और इस मूर्ति की स्थापना यहाँ पर की गई थी। और उसके बाद जगत सिंह ने सारा राजपाट रघुनाथ जी को ही जो था वो सौंप दिया था, भगवान रघुनाथ जी को ही। और उसके बाद ही कुल्लू का दशहरा जो है वो कुल्लू में मनाया जाने लगा, कुल्लू के ढालपुर मैदान में जो है वो मनाया जाने लगा। ये सारा आपने यहाँ से ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं, महेशी देवी वॉज अवॉर्डेड अ नेशनल अवार्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो महेशी देवी को अवार्ड दिया गया नेशनल लेवल पर। क्यों, किसके लिए ये फेमस थी कि इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया? तो चंबा के रुमाल के लिए ये फेमस थी। चंबा रुमाल के बारे में हम अक्सर पढ़ते रहते हैं। देखो, चंबा रुमाल को जीआई टैग तो मिल ही चुका है, परंतु ये फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने ध्यान रखना है कि महेशी देवी जो है वो उससे जुड़ी हुई हैं और ऑप्शन सी चंबा रुमाल जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें चंबा के बारे में, तो चंबा के बारे में क्वेश्चन हमारे से क्या क्या पूछे जाते हैं। तो महेशी देवी से जुड़ा ही क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इनको ये जो नेशनल अवार्ड दिया गया था कौन से ईयर में दिया गया था। 1965 में इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी। और चंबा का एक रुमाल जिसमें जो है वो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था उसको दर्शाया गया है, ये प्रेजेंट किया गया था चंबा के राजा गोपाल सिंह के द्वारा। गोपाल सिंह के द्वारा किसको प्रेजेंट किया गया था? तो उस टाइम ब्रिटिश रेजिडेंस को 19th सेंचुरी में जो है वो जो था ये भेंट किया गया था। और अब ये जो है वो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में जो है वो रखा गया है।
ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट एसोसिएटेड विद द कॉइन्स परटेनिंग टू द एंशिएंट ट्राइबल किंगडम ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर बोलते हैं कि इनमें से कौन से जो हैं वो स्थान ऐसे हैं जो हिमाचल के कॉइन से जो है वो नहीं जुड़े हुए हैं, जो ट्राइबल्स में यहाँ पर हुआ करते हैं एंशिएंट टाइम में। तो यहाँ पर जो है वो आपने ध्यान रखना है कि तापा मेवा में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कॉइन से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिला। अगर आप लाछोरी सरोल में देखेंगे यहाँ पर भी मिला, ज्वालामुखी में भी पढ़ते हैं आप, परंतु औहर में नहीं मिलता। औहर कहाँ पर पड़ता है, एक एग्जाम में ये भी पूछा गया था। तो ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो था वो पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ता है। ये मैच करने को वहाँ पर दिया गया था, तो औहर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ता है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं मैच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। तो यहाँ पर आपको गलत वन जो है वो बताना है कि गलत कौन सा है इनमें से। फागली जिसको कुंड भी बोलते हैं, ये एक फेस्टिवल है और बिल्कुल सही बात है कि पत्तन वैली में ही बनाया जाता है। लाहौल स्पीति की ये पत्तन घाटी में ही जो है वो मनाया जाता है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भूमखोर हमने पढ़ा है कि ये रिलीजियस फेस्टिवल है जो कि एग्रीकल्चर से जो है वो संबंधित है, तो ये भी आप गलत नहीं करते कभी भी, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। हालदा और लोसर फेस्टिवल, ये फेस्टिवल भी जो है वो आपने पढ़े हैं, और हालदा और लोसर फेस्टिवल न्यू ईयर फेस्टिवल है, न्यू ईयर पर ही मनाए जाते हैं, न्यू ईयर की तरह ही। ऑप्शन सी भी सही है। परंतु ये छोथांग फेस्टिवल है, कि फेस्टिवल ऑफ दियाज नहीं है, दियों का दीपकों का त्यौहार ये नहीं है। ये लाहौल स्पीति में फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है, बुद्धिस्ट लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ये ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट दिया गया है। बाकी फागली हो गया, कुन हो गया, लाहौल स्पीति का ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। भूमकोर हो गया, ये भी लाहौल स्पीति का ही है। हालदा लोसर हो गया, ये भी लाहौल स्पीति का ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। अगले क्वेश्चन में देखिए बोलते हैं बिफोर कटिंग थ्रू बोथ झांसकर एंड ग्रेटर हिमालयाज रिवर सतलुज फ्लोज 400 किलोमीटर ऑलमोस्ट पैरेलल टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो बोलते हैं कि इससे पहले कि सतलुज नदी हिमाचल में एंटर कर जाए झांसकर और ग्रेटर हिमालय को काटती हुई, उससे पहले जो है वो किस नदी के पैरेलल ये बहती रहती है। देखो सतलुज नदी के बारे में हमने जब भी पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि सतलुज नदी निकलती कहाँ से है, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार पढ़ा है। तो ये रक्सताल झील से जो है वो निकलती है, जो कि मानसरोवर के समीप स्थित है। और जब वहाँ से निकलती है तो ये किसके पैरेलल बहती रहती है, इंडस नदी के पैरेलल ये बहती रहती है। ऑप्शन ए सही आंसर है, इंडस के पैरेलल ये बहती रहती है। फिर उसके बाद ये हिमाचल में जो है वो एंटर करती है, हिमाचल में ये शिपकिला के समीप जो है वो एंटर कर जाती है। फिर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो में पहुँच जाती है ये आकर, किन्नौर में ये चौरा के समीप जो है वो एंटर करती है। और नहीं, शिपकिला में तो ये हिमाचल में एंटर कर जाती है, किन्नौर को ये फिर एंटर करती हुई किन्नौर को जो है वो चौरा के समीप जो है वो छोड़ जाती है और शिमला में एंटर कर जाती है। फिर अलग अलग सहायक नदियाँ इसके साथ जुड़ती रहती हैं। अगर आपसे पूछ ले जाए कि हिमाचल में सतलुज नदी सबसे बड़ी नदी है, कितने किलोमीटर ये हिमाचल में बहती है, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि कितनी किलोमीटर बहती है अभी। अगला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं अकॉर्डिंग टू होम किन्नौरी डायलेक्ट कम्स अंडर द हिमालयन ग्रुप ऑफ तिब्तो बर्मन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। तो किसके अनुसार जो था वो किन्नौरी डायलेक्ट जो था, किन्नौरी भाषाएं सब बोलियां जो है वो हिमालयन ग्रुप ऑफ तिब्तन बर्मा फैमिली के अधीन जो है वो आती हैं। तो ये आती हैं G.A. ग्रीसन्स के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, G.A. ग्रीसन्स के द्वारा आती है। यहाँ से ज़्यादा जानकारी मिलेगी भी नहीं, और इतना ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बोलते हैं सांबर हु हैड 99 फोर्ट। अभी मैं मिशन एलाइड में 3-4 दिन पहले बता रहा था आपको कि सांभर के 99 फोर्ट थे, जो कि यमुना और ब्यास के बीच में पड़ते थे। अब सांभर किसके जो था वो लीडर हुआ करते थे, ये आपसे पूछा गया, किसके ये राजा हुआ करते थे सांभर। तो सांभर की जिस दिन हमने बात की है ना 99 फोर्ट की, अभी कल परसों की ही ये बात है, 2-3 दिन पहले की ही बात है, मिशन एलाइड में देखना। तो सांभर किरातों के राजा, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये किरातों के राजा थे, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, किरातों के राजा थे, चलो बिल्कुल सही बात है कि ये किरातों के राजा थे, परंतु इनके बारे में और क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं इनके बारे में। देखो, एक तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि किरातों के राजा सांभर का युद्ध हुआ था, किसके साथ इनका युद्ध जो था वो हुआ था। तो इनका युद्ध जो था वो किसके साथ हुआ था, ऋग्वेद के अनुसार आपने ध्यान रखना है कि सांभर का युद्ध आर्यों के राजा देवदास के साथ हुआ था। ये युद्ध कितने वर्षों तक चला था, 40 वर्षों तक युद्ध चला था। इस युद्ध में जो है वो किसकी विजय हुई थी, तो इस युद्ध में जो था वो अंत में देवदास ने जो था वो उद्ब्रज नामक स्थान पर सांभर का वध जो था वो कर दिया था। ये आपने ध्यान रखना है कि किसका वध किया गया था, किसने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु ऑथर्ड द बुक अकाउंट ऑफ कॉन्वर इन हिमालय। तो बोलते हैं कि ये एक किताब है, एक अकाउंट ऑफ कॉन्वर इन द हिमालय, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है।
तो इस किताब को लिखने की बात करें तो ये अलेक्जेंडर गैरल्ड के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। चलो ठीक है, इनके द्वारा जो है वो लिखी गई है। यहाँ पर ऑप्शन में निकोलस रोरिक भी दिया गया है। निकोलस रोरिक के द्वारा जो है वो कौन सी किताब लिखी गई है वो हम जानेंगे। देखो निकोलस रोरिक के द्वारा जो है वो एक किताब लिखी गई है, अवार्ड ऑफ लाइट किताब जो है वो इनके द्वारा लिखी गई है। हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, उनके द्वारा कौन कौन सी किताबें जो हैं वो लिखी गई हैं। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के द्वारा जो है वो पॉलिएंड्री इन हिमालयस किताब जो है वो लिखी गई है। एक किताब जिसका क्यूज, जिसमें थोड़ा सा डाउट था, उसका क्यूज मैंने कल परसों डाला भी था। उस किताब का नाम था हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज। ये किताब जो है वो YS परमार के द्वारा लिखी गई है और ये क्वेश्चन एलाइड में पूछा भी गया है पहले। ठीक है जी, तो ये किताब आपने ध्यान रखनी है। हिमाचल इट्स शेप एंड स्टेट किताब किसने लिखी है, वो भी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के द्वारा ही लिखी गई है। शांता कुमार भी हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे और उनके द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं। उनके द्वारा जो है वो धरती है बलिदान की किताब लिखी गई, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे किताब लिखी गई, लाजो किताब लिखी गई, हिमालय पर लाल छाया किताब जो है वो उनके द्वारा लिखी गई। तो ये बेसिक किताबें ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही जो है वो दी गई है। बोलते हैं काउट्स गार्डन अ फ्रूट रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड एट मशोबरा, कि ये काउट्स गार्डन जो है एक फ्रूट रिसर्च स्टेशन है जो कि मशोबरा में स्थित है। दूसरे में बोलते हैं कि सैफरून कल्टीवेशन इन कुल्लू एंड लाहौल स्पीति हैज़ गिवन एनकरेजिंग रिजल्ट। देखो ये तो हमने पढ़ा है कि सैफरून की जो कल्टीवेशन है वो कुल्लू लाहौल स्पीति में होती है और यहाँ पर स्टार्ट की गई है। क्या इसके एनकरेजिंग रिजल्ट रहे। अगला स्टेटमेंट देखिए, बोलते हैं साइमन कुजनेट ब्राउट एंड इंट्रोड्यूस्ड चाइनीज ग्रीन टी एंड कुमाऊं हिल्स टू नगरोटा एंड भगवा इन 1852। तो बोलते हैं कि साइमन जो कुजनेट थे, ये इन्होंने जो है वो चाइनीज़ ग्रीन टी जो है वो कुमाऊं हिल्स से जो है वो नगरोटा बगवा के लिए 1852 में लाई थी। आगे बोलते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हैज़ स्टार्टेड ऑलाइव कल्टीवेशन विद टेक्निकल असिस्टेंस ऑफ इटालियन गवर्नमेंट, की कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ऑलाइव की जैतून की खेती स्टार्ट की गई और ये क्या इटली की सरकार के सहायता से जो था वो की गई। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से सही स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं। देखो पहली स्टेटमेंट सही है कि ये जो काउट्स गार्डन है ये फ्रूट रिसर्च स्टेशन है और मशोबरा में स्थित है। सैफरून की कल्टीवेशन बिल्कुल सही बात है कि किन्नौर में और लाहौल स्पीति में की गई, एनकरेजिंग रिजल्ट इसके रहे। चौथी स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे ना तो ऑलाइव की कल्टीवेशन जैतून की खेती जो है वो कुल्लू में जो है वो इटली की सहायता से जो था वो की गई। ये भी सही बात है। ठीक है जी, तो पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, ये साइमन कुजनेट के बारे में हम कुछ ऐसा पढ़ते ही नहीं हैं। हमने डॉक्टर विलियम जेमसन का नाम जो है वो पढ़ रखा है जिन्होंने ये काम जो था वो किया था। कुमाऊं हिल से नगरोटा के लिए जो था ये इस तरह की सीडिंग जो था वो लेकर आए थे। तो ये गलत है, तीसरा गलत है, बाकी पहला, दूसरा, चौथा सही है। आगे बोलते हैं इन हिमाचल प्रदेश द रोल ऑफ लीड बैंक हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स। तो बोलते हैं लीड बैंक का रोल जो है वो कौन से बैंकों को दिया गया। देखो लीड बैंक जो हमारे हैं ना वो पंजाब नेशनल बैंक है, यूको बैंक है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन ए जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है। ये लीड बैंक का रोल जो है वो प्ले करते हैं हिमाचल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो एग्जाम में ना 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे से 2023-24 का भी आ गया है। उसके अकॉर्डिंग हम किस बैंक की कितनी ब्रांचेज हैं वो पढ़ चुके हैं। अभी मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, हम 2022-23 के अकॉर्डिंग ही फॉलो करते हैं। देखो अगर हम 2022-23 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक की सबसे अधिक ब्रांचेज थी। कितनी थी, 350 ब्रांचेज जो था वो इस बैंक की थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेज थी, तो 348 जो था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेज थी। और उसके बाद था ये यूको बैंक, इसकी 174 ब्रांचेज जो था वो हिमाचल प्रदेश में थी। प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बैंक की ब्रांचेज देखेंगे तो ICICI बैंक की कितनी ब्रांचेज थी, ICICI बैंक की जो था वो ब्रांचेज आपने ध्यान रखना है 48 थी। HDFC बैंक की 84 ब्रांचेज थी और प्राइवेट सेक्टर में जो अदर बैंक थे उनकी 210 ब्रांचेज जो हैं वो आती हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द प्रपोज्ड बजट साइज ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। 2024 के लिए जो बजट का साइज प्रपोज्ड था वो कितना है। देखिए 2024-25 का पूछ लिया गया है अब यहाँ पर, अभी तक नहीं पूछा गया था परंतु अब पूछ लिया गया है। 2024 की अगर हम बात करते हैं, 25 की बात करते हैं तो 58,444 करोड़ हमने बजट की वीडियोस मैंने डिस्कस की हुई हैं, प्लेलिस्ट भी अलग से बनाई हुई है, वहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है कि 58,444 करोड़ रुपया जो है ये
फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए बजट का जो है प्रपोज्ड है हिमाचल में। आगे बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द स्टार्टअप योजना ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर बजट डॉक्यूमेंट ऑफ फॉर द ईयर 2024-25। 2024-25 के अकॉर्डिंग कौन सी जो है वो इनमें से स्टार्टअप योजना नहीं है। नॉट यहाँ पर पूछा गया है, नॉट द स्टार्टअप योजना ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अगर हम बात करते हैं कि नहीं है तो इनमें से जो है वो कोई भी स्टार्टअप योजना नहीं है। ऑप्शन बी नन ऑफ द एबव जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आंसर के अकॉर्डिंग ही आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। हाँ, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ पर पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी इसकी। बाकी जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं उनकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज सिचुएटेड at the lower ridge of Kunjum range at an altitude of 4270 मीटर above mean sea level। हमने जब भी लेक्स के बारे में पढ़ा है ना, तो कुंजुम जो पास आता है, कुंजुम पास के साथ कौन सी लेक जो है वो नज़दीक में पड़ती है? चंद्रताल लेक यहाँ पर नज़दीक में पड़ती है। तो यही ऑप्शन आप एग्जैक्टली जो है वो सही कर आते। ऑप्शन बी चंद्रताल लेक जो है वो सही है। हमने एल्टीट्यूड वगैरह सब पढ़ रखा है। सूरजताल लेक भी लाहौल स्पीति में पड़ती है। नाको लेक किन्नौर में पड़ती है। किन्नौर की कौन सी तहसील में पड़ती है? हांगरंग तहसील में पड़ती है। मणिमहेश लेक जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो पड़ती है। और ये हो गया इंपॉर्टेंट लेक्स जो ऑप्शन में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बोलते हैं महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेम हैज़ बीन गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट। उत्तीर्ण सीरीज का हमारा देखना 30 दिसंबर का ये पार्ट होगा, 30 या 31 दिसंबर का ये पार्ट होगा। हमने उस दिन क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 30 दिसंबर 2023 को जो है वो अयोध्या में स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। उसका नाम क्या है? तो वो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन ही था। मैंने पहला ही क्वेश्चन डिस्कस किया था, डिटेल में बताया भी था कि स्टेशन की पूरी कहानी इस तरह से है। ऑप्शन सी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन यहाँ पर हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम जो है वो चेंज किया गया है। ठीक है जी, इस एयरपोर्ट को क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है अयोध्या धाम एयरपोर्ट। यहाँ पर पूछा क्या गया था? वही पूछा गया था कि महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेम हैज़ बिन गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट। तो ये महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम जो दिया गया ये अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को ही दिया गया। ठीक है जी, अयोध्या मंदिर जो राम मंदिर बना उसके बाद ही जो है उसी के दौरान ये सारी घटना जो है वो हुई है। हु हैज़ बीन मेड द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। मैंने बताया था कि 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन बने हैं और इनका नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये भी मैंने बताया था। तो कौन ये बने थे? ये बने थे अरविंद पनघड़िया। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है इसका। निर्मला सीतारमन तो देखो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और शक्तिकांत दास जो है वो RBI के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट टेस्टमेंट ऑफ मैनकाइंड। तो किसको ओल्डेस्ट टेक्स्ट कहा जाता है? तो ये जो है वो ऋग्वेद को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं, अगर हम देखो ऋग्वेद की थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि अभी हिस्ट्री का पेपर भी है तो ऋग्वेद की बात करना ज़रूरी है। हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। ऋग्वेद की जब भी बात की जाती है तो आपने ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त आते हैं। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त जो है वो आते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। 1028। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है? तो तीसरे मंडल से जो है वो लिया गया है। ठीक है जी, ये भी आपने ध्यान रखना है। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं और 10 मंडल जो है ये इंपॉर्टेंट है। हमने जान लिया कि गायत्री मंत्र जो है वो कौन से मंडल से लिया गया है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। बोलते हैं मोस्ट ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर इज रिटन इन विच ऑफ फॉलोइंग लैंग्वेज। तो बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर जो था ना वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। एक बार ये क्वेश्चन टैट में भी शायद पूछा गया था, तो ये पाली भाषा में लिखा गया है। पाली ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, पाली भाषा में ये लिखा गया है। अगर हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं तो बौद्ध धर्म आपने ध्यान रखना है कि महात्मा बुद्ध को जो है बौद्ध धर्म के साथ जोड़ा जाएगा। इनका जन्म लुम्बिनी में जो था वो हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ जो था वो था, ये ध्यान रखना है। और इनकी मृत्यु जो था वो मल्लों की राजधानी कुशीनगर में जो था उनका देहांत मृत्यु जो था वो हुई थी। अगर हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में तो महात्मा बुद्ध को ही संस्थापक भी माना जाता है यहाँ का, इस धर्म का, ये ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म में जो है 4 संगीतियाँ हुई। पहली जो संगीति हुई वो हुई सप्तपर्णी गुफा जिसको राजगृह भी कहते हैं, वहाँ पर। दूसरी संगीति वैशाली में हुई। तीसरी संगीति पाटलिपुत्र में हुई और चौथी संगीति कुंडलवन में हुई थी। तो ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन बाय द नेम ऑफ ब्लैक पैगोडा। तो बोलते हैं ब्लैक पैगोडा के नाम से किसको जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से सन टेम्पल कोणार्क को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है।
देखो ये सन टेम्पल सूर्य मंदिर जो है वो कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में कब शामिल किया गया था? तो इसको 1984 में यूनेस्को की लिस्ट में जो था वो शामिल किया गया था। इससे पहले जो था वो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में सबसे पहले जो था वो 1983 में अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में हैं उनको किया गया। एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में हैं उनको भी 1983 में ही किया गया। आगरा फोर्ट जो उत्तर प्रदेश में है उसको भी 1983 में ही किया गया था। ताजमहल जो उत्तर प्रदेश में है उसको भी 1983 में ही किया गया था। और उसके बाद सूर्य टेम्पल आपने ध्यान रखना है 1984 में इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। ठीक है जी, ये भी हो गया इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज आल्सो नोन एज कविराज। तो कविराज के नाम से जो है वो किसको जाना जाता था? इन ऑप्शंस के हिसाब से हम देखें तो कविराज के नाम से जो था वो भोज परमार को जाना जाता था। भोज परमार, ऑप्शन ए जो है वो 21 का सही आंसर हो जाएगा। आगे 22 में देखें, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। तो मैच बोला है, मैच करने को कॉम्बिनेशंस को, मैच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। तो मैच करने में अगर आप जब्ती सिस्टम देखेंगे तो क्या ये टोडरमल के साथ जुड़ा हुआ है? क्या अगर आप तरीके शेरशाही देखेंगे तो क्या ये मलिक मोहम्मद जैसी के साथ जुड़ा हुआ है? और अगर क्या दीन इलाही की बात की जाए तो क्या ये अकबर के साथ था? ट्रांसलेशन ऑफ उपनिषद एंड भगवत गीता देखी जाए तो क्या ये दारा स्कोह के साथ था? तो इनकी अगर हम बात करें तो इनमें से जो है वो जब आपसे पूछा गया है कि कौन सा इनकरेक्ट वन है तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी। दूसरा इनकरेक्ट वन है तारीके शेरशाही, ये जो है वो मलिक मोहम्मद जैसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। बाकी तो आपको पता है दीन इलाही अकबर का था। जो ट्रांसलेशन उपनिषदों की भगवत में की गई, भगवत गीता और उपनिषद की गई वो दारा स्कोह के द्वारा करवाई गई, जबकि सिस्टम तोडरमल का था। ये सही बात है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है हु इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल बिहार उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बनारस। तो किसने जो था बंगाल बिहार उड़ीसा बनारस के डिस्ट्रिक्ट में जो था ये परमानेंट सेटलमेंट जो था वो करवाई थी, इंट्रोड्यूस्ड। अगर हम बात करें तो ये किसके द्वारा करवाई गई थी? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा करवाई गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो था वो करवाई गई थी। इनको पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता था। 1793 में इनके द्वारा ये स्थायी बंदोबस्त की जो था वो प्रथा स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू करवाई गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं टू फाइट अगेंस्ट ब्राह्मणिकल डोमिनेशंस एंड टू लिबरेट लो कास्ट पीपल बाय एजुकेटिंग देम सत्याशोधक समाज मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। तो बोलते हैं कि ये ब्राह्मणिकल डोमिनेशन पहले बहुत ज़्यादा होता था, ब्राह्मणों का डोमिनेंस, तो उसको कम करने के लिए जो कास्ट के लोग थे उनको लिबरेट करने के लिए, उनके राइट्स के प्रति अवेयर करने के लिए एक उनको एजुकेशन देना स्टार्ट किया गया सत्याशोधक समाज के तहत। ये किसके द्वारा जो था वो किया गया था? तो ये ज्योतिबाई फुले के द्वारा जो था वो किया गया था। 24 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ नहीं, क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि कब जो था वो इस समाज की स्थापना की गई थी, सत्याशोधक समाज की स्थापना। देखो निम्न जातीय आंदोलन की ये शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र से, और कहा जाता है कि ज्योतिबाई फुले ने जो था वो जातियों को, जो निम्न जातियां थी उनके कल्याण के लिए ये 1872 में सत्याशोधक समाज की स्थापना जो था वो की थी। आगे बोलते हैं हु रिटर्न द नाइटहुड टू प्रोटेस्ट द जलियांवाला बाग मास्कर। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है 1919 में जो था वो हुआ था, और रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी गई थी। ऑप्शन बी जो है वो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं 90 ईस्ट रिज इज सबमरीन वॉल्केनिक रिज लोकेटेड इन। तो ये 90 ईस्ट रिज जो है सबमरीन वॉल्केनिक रिज है, ये कहाँ पर जो है वो स्थित है? तो ये जो है वो इंडियन ओशियन में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं हु स्पॉन्सर्ड द स्पिरिट ऑफ स्वराज। तो स्वराज की जो एक भावना थी वो किसने उजागर की थी? वो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो था वो की गई थी। ऑप्शन डी 27 का सही आंसर है। आगे बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, बोलते हैं हु प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो बोथ हाउसेज जो पार्लियामेंट के होते हैं उनकी जो जॉइंट सीटिंग होती है उसको कौन प्रिजाइड करता है? प्रिजाइड करने की बात की गई है ना, तो उनको स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं, परंतु आंसर की में इसका आंसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं वेयर इज नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक बीइंग सेटअप। तो बोलते हैं नॉर्थ इंडिया का पहले डीएनए बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है जी, ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चन पूरे। अच्छा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी की, पेपर 1 की कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प वहाँ से मिलेगी, अपने अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी अगर ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करते हैं, और पेपर में एक कॉन्फिडेंस आएगा जैसे आपकी परफॉर्मेंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद टेस्ट सीरीज का ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वो कंपलसरी है। कोई भी दिक्कत आती है आप हमें ईमेल कर सकते हैं।
टेट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। अभी अगला क्वेश्चन देखिए 31। बोलते हैं सभापति शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। अगर हम बात करें तो देखो जो भी पेपर 1 में ना हिंदी इंग्लिश के सिलेक्टेड टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं उनको पढ़कर ज़रूर जाना, क्योंकि हिंदी इंग्लिश ना आपको पासिंग मार्क्स जो है वो लेने में काफ़ी हेल्प करेगा। सभापति के स्त्रीलिंग की बात की गई है तो ये सभोनेत्री होता है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं तुम कॉलेज कब जाओगे। इसमें कब जो है वो सर्वनाम का कौन से सर्वनाम का जो है प्रकार है, तो कब की अगर हम बात करें तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रकार है, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं क्रोधाग्नि शब्द किस समास का उदाहरण है। तो क्रोधाग्नि शब्द जो है वो किस शब्द का क्रोधाग्नि शब्द किस समास का उदाहरण होगा, तो 33 का ऑप्शन है संबंध तत्पुरुष जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं जिस वाक्य में एकाधिक क्रियाएं परस्पर निर्भर होती हैं उसे क्या कहते हैं। जिस वाक्य में एकाधिक क्रियाएं परस्पर निर्भर होती हैं उस वाक्य को जो है वो कहा जाता है संकेतवाचक वाक्य, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं जो भी होता है वह ईश्वर के द्वारा किया जाता है। इस वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग किया गया है, तो इस वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग किया गया है, इसमें जो है वो कर्म वाच्य का प्रयोग किया गया है। आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। तो चांदनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, भास्करा इसका पर्यायवाची नहीं होगा। अच्छा सूर्य के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं वो कमेंट करके आप जल्दी से बता दीजिए। आगे बोलते हैं अचानक पतंग कट कर नीचे गिर गई। तो इसमें कट कर जो है वो क्या प्रकार है, तो देखो कट कर की बात करें तो ये पूर्वकालीन प्रकार जो है वो आता है। 38 में बोलते हैं उस पर तुरंत रोक लगाना होगा। तो ये इसमें तुरंत जो है वो किस तरह का विशेषण है, कौन से विशेषण का भेद है, कौन से क्रिया विशेषण का भेद है। तो इसमें तुरंत की अगर हम बात करते हैं तो वो जो है वो कालवाचक का भेद है, ऑप्शन ए सही आंसर। आगे बोलते हैं मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का शब्द का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है रिश्वत देना, ऑप्शन सी सही आंसर है। बोलते हैं आगे राजनीति में चंदन वन में सांप विषैले पनप रहे हैं, इसमें अलंकार कौन सा है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें अन्युक्ति अलंकार आ जाएगा, अन्युक्ति ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं साइनोनियम बताना है यहाँ पर एभॉर का, तो एभॉर का साइनोनियम क्या हो जाएगा 41 में, ऑप्शन डी डेप्लोर जो है वो इसका हो जाएगा। आगे सोवरेन का जो है वो बोलते हैं एंटोनियम बताना है, अंडरलाइन किया गया है सोवरेन को, तो सोवरेन का एंटोनियम जो है वो सबऑर्डिनेट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे यहाँ पर बोलते हैं इंडिकेट द इनकरेक्ट सेंटेंस, तो इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस की बात करें तो दूसरा चौथा ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। द मीटिंग हैज़ डिसाइडेड दैट एनी लोन्स हैज़ नॉट सैंक्शनड, एक ये इनकरेक्ट वन है यहाँ पर, और एक चौथा दैट नो लोन्स आर टू बी सैंक्शन इन द डिसीजन ऑफ टूडेज मीटिंग, ये भी गलत है। आगे भी बोला गया है इंडिकेट द करेक्ट सेंटेंस, अब यहाँ पर करेक्ट वन आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट वन है ही इज़ वन ऑफ द क्लासिकल ड्रमर हैज़ बीन इन्वाइटेड, ये जो है वो गलत है, करेक्ट वन है यहाँ पर। आगे बोलते हैं चूज़ द राइट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन चूज़ करना है आपको क्वेश्चन नंबर 45 में। यहाँ पर बोलते हैं 45 में होगा आई डोंट नो हाउ द डोर गॉट ब्रोकन यस्टरडे, ऑप्शन सी इसका होगा, आई डोंट नो हाउ द डोर गॉट ब्रोकन यस्टरडे, ये होगा। 46 में बोलते हैं आई हैव लर्नड मैनी डैश फ्रॉम लाइफ देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ, तो 46 में क्या होगा, 46 में होगा आई हैव लर्नड मैनी अ लेसन फ्रॉम लाइफ देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ चॉइसेस, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 47 में बोलते हैं द फर्म विल हार्डली बी एबल टू ब्रेक इवन दिस ईयर, तो यहाँ पर जो अंडरलाइन सेगमेंट है उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप, टू ब्रेक इवन को, तो इसको एक्सप्लेन किया जाएगा टू हैव नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑप्शन सी जो है वो 47 का सही आंसर है। आगे क्या बोला गया चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म, तो इनडायरेक्ट फॉर्म चूज करनी है शी कॉल्ड मी एंड सेड आई एम प्लीज्ड टू इनवाइट यू हेयर दिस मॉर्निंग, तो 48 का होगा ऑप्शन बी शी कॉल्ड मी एंड सेड दैट शी वॉज प्लीज्ड टू इनवाइट मी देयर दैट मॉर्निंग, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोला गया है यहाँ पर इंडिकेट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, तो ही applauded them that they had done a great job, तो बोलते हैं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा he said bravo you have done a great job, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 50 में बोलते हैं इंडिकेट द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, तो एक्टिव वॉइस बतानी है, बोलते हैं he can at least be kept hydrated with saline water, तो इसका ये सी हो जाएगा saline water can at least keep him hydrated, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है।
अच्छा, अगर आप एलाइड की तैयारी कर रहे हैं तो एलाइड सर्विस की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से अवेल कर लेना। लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड ऑफर है, जल्दी से अवेल कीजिए, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है एग्ज़ाम में। और टेलीग्राम का मैंने बता दिया है, अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंट।